कहता है यार ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये पलटन पहुंचेंगे लड़ाई शुरू हो चुकी होगी और सबसे आगे चार्ज करते जाएंगे, मैक्सिमम मारे जाएंगे। और फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस दे वर इन एक्शन एंड सम ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स। फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस उनके माँ बाप को पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनकी पेंशन मिल गई। तो मुगल आर्मी वॉज 2.5 मिलियन मैन, 25 लाख की फौज थी। आज की फौज 13 लाख और 13 लाख से घटा के 12 लाख कर दी गई। वर्ल्ड वॉर 1 वी सेंड 1.3 मिलियन इंडियन बॉयज टू फाइट फॉर द ब्रिटिश। 1.3 मिलियन, 13 लाख। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। द लार्जेस्ट ऑल वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड was in the second world war, the British Indian Army। हमारे देश में एक तबका है कि अमेरिकन अपनी आर्मी कम कर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए अमेरिकन यार। अमेरिका हैज मेक्सिको एंड कनाडा फॉर नेबर्स। आपका है चीन और पाकिस्तान। जो अग्निवीर स्कीम है हमारा, अभी तक हर साल 60,000 बंदा रिटायर होते हैं फौज के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के। अग्निवीर में कितने ले रहे हैं? 43,000। यानी 1,80,000 का डेफिसिट तो कम करना छोड़िए, आप तो काट के, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू। अभी तक जब कश्मीर की बात होती थी तो वो पाकिस्तान, कब कश्मीर दे रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। अब क्या बात है, पीओके कब दे। अब यहाँ भी चीन के साथ भी नैरेटिव बदली करने की जरूरत है। ये 30 गांव हमने चीनी नाम दे दिए, तो हम भी 30 गांव चीनी। वी क्वेश्चन योर क्लेम्स टू टिबेट on the basis of history. If you want peace, be prepared for war. नमस्कार सर, फिर से एक बार चैनल पे आपका स्वागत है। Thank you. आफ्टर 1.5 years फाइनली फेस टू फेस आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। Thank you, my pleasure. सर, स्टार्ट में आपके बचपन से करना चाहता हूँ कि फ़ौज में जो आपने ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट 40 साल से, आप 40 साल से ज़्यादा का समय आपने फ़ौज को दिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वॉज इट बचपन में, आप बचपन से ही चाहते थे कि फ़ौज ज्वाइन करूँगा, या फिर जवानी के टाइम पे जब फिल्में देखी मे बी देन लगा कि अच्छा फ़ौज में जाके दुश्मनों को उनके दांत खट्टे करने? हाउ डिड द होल जर्नी बिगिन? देखिए, माई फादर वॉज द चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट फोर्सेस के वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। और उनके पश्चात फिर जब वो विलय हुआ भारत की सेना में स्टेट फोर्सेस का, तो वो सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर आ गए, जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता। मेरे बड़े भाई साहब थे, यू टॉल हैंडसम चैप, गुड क्रिकेटर एंड ऑल दैट, और वो भारतीय सेना में ही बिकेम अ कैप्टन। इमरजेंसी कमीशन उनको मिला था और वो कैप्टन के तौर पे 11 J&K राइफल्स में मेरी रेजिमेंटल, जो पेरेंटल रेजिमेंट है, उसमें थे। 1965 के युद्ध में वो शहीद हो गए। वो माइन फटने से उनकी लाश की बहुत दुर्गति हुई और वो काफ़ी सेमिनल इवेंट था मेरे लिए पर्सनली। उनकी वहीं पे जला दी लाश, अस्थियां लेके आए घर में वो सैनिक पलटन से। तो उसने घर वालों को तो इतना नहीं बताया, तो मैंने उसको अलग करके पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला साहब बहुत लाश का बहुत बुरा हुआ। उनको तो पता भी नहीं चला होगा, बिकॉज 1 मिनट में ख़त्म हो गया। तो ये तो मेरी आंखों में आंसू डबडबा आए, तो कहने लगा साहब आपको रोना नहीं चाहिए, आपको बदला लेना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है एक फौजी के। जी। तो उसी वक्त आई थिंक मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि मेरी अगली राह क्या है, कहाँ जाना है। आई वॉज वेरी क्लियर। मेरे फादर चाहते थे कि एक बेटा उनका IAS IFS में जाए, और क्योंकि मैं फॉर्चुनेटली पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, तेज़ था, बुक्स का बड़ा शौक़ था, 24 घंटे किताबें पढ़ता रहता था, और फिर बाद में लेखनी का शौक़ आया वगैरह, तो वो चाहते थे कि मैं IAS जाऊँ। नेचुरली अब आप इमेजिन करें कि सितंबर 1965 में बड़ा भाई शहीद हुआ और दिसंबर में मैं बोलूं कि साहब मैं जा रहा हूं NDA का इम्तिहान देने, तो क्या बवाल खड़ा हुआ होगा घर में, उसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं। वो बिल्कुल मना कर रहे थे साफ। तो मैं भी फिर ज़िद पकड़ ली कि मेरे को तो अब जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा कर, ये तेरा IAS का ट्रायल रन हो जाएगा, हैं, तू जाके कर, रिटन एग्ज़ाम दे, इंटरव्यू दे, तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी IAS की वगैरह। तो मैं गया और कहता है लेकिन मैं नहीं समझता तू फ़ौज में होगा, तू इंटेलेक्चुअल टाइप है, पढ़ने लिखने वाला है, और सारा दिन तू किताबें पढ़ता रहता है, तेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती है, तो आई डोंट थिंक यू विल मेक इट। तो मैं कहा लेट मी ट्राई। तो उन्होंने ठीक है। तो साहब मैंने ट्राई किया, रिटर्न हो गया,
एसएसबी मैसूर गया, वो हो गया। और जब मेरिट लिस्ट आई तो खुदा ना खास्ता मैं ऑल इंडिया में नंबर 2 पे था। वो बड़े हैरान हो गए। तो मैंने कहा यू प्रॉमिस्ड। तो पहले तो उन्होंने हाँ कह दिया, बट फिर जब वो वहाँ एनडीए से आता है एक इंडेमनिटी बॉन्ड कि अगर आपका लड़का ट्रेनिंग के दौरान मर गया, हड्डी पसली टूट गई, आप कोई मुआवजा नहीं मांगोगे सरकार से। तो उन्होंने बोला एक तो बेटा दे दिया काफ़ी नहीं है, बाकी सारे ख़ानदान मर गए हैं, उनके बेटे नहीं पैदा हो रहे क्या, तो हम ही ने देना है। तो वो उन्होंने मना कर दिया। फिर बड़ा मुश्किल से मना मनू के 10 दिन बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन करी लेट। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर मैं जो मेरे भाई साहब और जो मेरे फादर साहब की रेजिमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, उसमें मैं शामिल हुआ। और उसके बाद तो कोई लड़ाई नहीं है जो मैंने देखी नहीं सर्विस के अंदर। कुछ ऐसा दौर रहा, 71 की लड़ाई से शुरू किए और फिर पंजाब में लड़ा, फिर कारगिल में लड़ा, फिर किश्तवाड़ में लड़ा, और फिर फाइनल रजौरी पुंछ में एज अ मेजर जनरल मैंने ऑपरेशंस लीड किए। और बड़ा फ़ख्र है कि वो कमर तोड़ के आया था वहाँ पे, अब जहाँ फिर सिर उठा रहे हैं चूहों की तरह ये टेररिस्ट। तो बड़ा इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, वेरी मेमोरेबल। बट डिड यू गेट कोई एक सेकंड थॉट आया था सेकंड रैंक आने के बाद कि ये क्रैक कर लिया तो आईएएस आईपीएस भी बन जाऊंगा आराम से वहाँ जाके रहूँ, या यू वर डेडिकेटेड कि यही करना है? I was dead set. I had no doubts in my mind. India had become a kind of a dream. मैं उसकी फ़ोटो देखा करता था, सूडान ब्लॉक की, अशोका पिलर्स की। और जब बिलीव यू मी, जब मैं पहले पहुंचा तो आई हैड गूज बम्प्स। मैंने जब वो देख, देयर वाज नो क्वेश्चन, कोई दूसरा थॉट कभी आया ही नहीं मेरे मन में कि कहीं और भी जाना है। देयर वाज समथिंग डेस्टिनी, it was destined, it was happened, and if I have my life all over again, I'll again go back to the army. The same route. अभी सर हम आने के पहले कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, we were talking about wars कि सिचुएशन लगती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और एक वेट भी होता है एक फौजी के मन में कि कुछ एक्शन दिखे। कई लोगों को होता है कि ना दिखे, अहिंसा चल रही है। हाउ वाज योर ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेनिंग पीरियड टू सो मेनी वॉर्स दैट यू सॉ, दैट यू फॉट? आपका वो ट्रांजिशन, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेनिंग के बाद आपको इवेंचुअली फ्रंट पे जाना पड़ गया था, तो वो ट्रांजिशन कितना मुश्किल था या इजी था, एंड व्हाट वाज द होल प्रोसेस? आई मीन इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। देखिए हमारा जो बैच था, इट वाज टू पास आउट ऑन 14 दिसंबर 1971। वी आर कॉल्ड द बॉर्न टू बैटल बैच। और अक्टूबर के महीने में मुझे याद है वो एडजुटेंट साहब ने हमको आईएमए के चटवुड के सामने जो परेड ग्राउंड है वहाँ बुलाया, पूरे कोर्स को बोला बॉयज़ यू हैव डन वेरी वेल। और हमने बड़ी ताली बजाई। कहते हैं सरकार आपके काम से खुश है और आपको 1 महीना पहले हम कमीशन दे देंगे। हम बड़े खुश हुए। इसी फौज में 1 दिन की सीनियरिटी से आप चीफ बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, इतना सीनियरिटी का फ़र्क होता है। तो हम 1 महीने की सीनियरिटी, हम बड़े खुश हो गए। तो एडजुटेंट साहब बेचारे, जो असिस्टेंट एडजुटेंट है, उसकी तरफ मुँह कहता है बेचारे। तो उसने बोला क्यों सर, क्या हो गया? कहता है यार ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी ये 1 महीने में कमीशन हो जाएंगे, नवंबर के महीने में, और जब तक ये पलटन पहुंचेंगे लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। ना इनको लड़कों के नाम पता होंगे, ना लड़कों को इनका नाम पता होगा। अब फिर भी ये यंग ब्लड हैं, सोचेंगे कि एक मौका मिला है, हम भी शौर दिखाएं, व्हाट एम आई मेड ऑफ वगैरह, और सबसे आगे चार्ज करते जाएंगे, मैक्सिमम मारे जाएंगे। और ही वॉज वेरी राइट, हुआ भी वैसे। हम लोग, मुझे अभी भी याद है, सिलीगुड़ी जब उतरे, 25 नवंबर था 1971, तो पूरा स्टेशन खचाखच फौजियों से भरा हुआ था। स्टील हेलमेट्स पहनी हुई, राइफलें लगी, संगीन चढ़ाई हुई, और वो अर्ली विंटर मॉर्निंग में वो शिमर कर रही थी, शरारा जिसको बोलते हैं ना, वो बेनट भरा हुआ, मतलब वॉर इन दी एयर। और कुछ हमारी यूनिटें ऑलरेडी बांग्लादेश में जा चुकी थी, लड़ाई शुरू हो गई थी घमासान काफ़ी। और हम लोग एक दूसरे से गले, कोई 30-40 थे उस ट्रेन में, तो हम गले मिल रहे थे यार कि फिर पता नहीं मिले नहीं मिले एटसेट्रा। तो हमारे जवान आए, बोले साहब जल्दी करो पलटन बांग्लादेश में है, बाद में मिल लेना है। वो ट्रंक कहाँ जाना है? अरे साहब वो फिक्र ना करो, हम ले जाएंगे, अपना पैक ले लो, और ये पकड़ो साहब आपकी स्टैंड, इस पर संगीन चढ़ा लो, और ये स्टील हेलमेट डाल लो, पलटन जंग में है, कभी कहीं कुछ भी हो सकता है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। और वाकई में हमारे कई मेरे बैचमेट्स, फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस दे वर इन एक्शन, एंड सम ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स।
फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस उनके माँ बाप को पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनकी पेंशन मिल गई. So that is the way it all began, and then there was no looking back. हर रैंक पे I have fought, even more than the rest of my course mates. कुछ किस्मत ऐसी थी कि हर जगह जंग का सितारा था तो वो जंग की तरफ ले गई. And frankly I quite liked it. Let me be मेरे ख्याल में blunt. वो जो डिटर्मिनेशन था कि दुश्मन के दांत खट्टे करने, स्पेशली आफ्टर यू लॉस्ट योर ब्रदर, मे बी फेट हैज इट्स ओन वे ऑफ पेइंग बैक द ड्यूज. And there is also genes. करेक्ट. लेट मी टेल यू, मेरे पिता की तरफ से परशुराम है और माता की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य. अच्छा. जिस गुरुग्राम में आप इस वक्त बैठे हैं जी. वो मेरे पूर्वज के नाम पे है. अच्छा जी. जो ही वॉज द टीचर ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर टू द कौरवास एंड द पांडवास. तो ये जीन्स में इनहेरिटेंस है. हम मोयाल ब्राह्मण, उसको हमको ब्रह्म क्षात्र बोलते हैं कि ब्राह्मण्स हु फाइट. हम पूजा अर्चना नहीं करते, हम लड़ते हैं अपने धर्म के डिफेंस में, अपने देश के डिफेंस में. और इतिहास भरा हुआ है हमारी सैनिक गाथाओं से, हमारे कुल की, हमारे जो मेरी ट्राइब है उसकी. तो एक तो जीन्स थे, दूसरा जब मैं छोटा था मैं कमांडो कॉमिक्स पढ़ा करता था चोरी छुप के. सुपर कमांडो ध्रुव. कमांडो मतलब वो नहीं, एक वो ये ब्रिटिश कमांडो कॉमिक्स. अच्छा, ओके. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की. हाँ, और वो उन दिनों वो 50 पैसे की आती थी, विच वॉज अ बिग प्रिंसली सम. 1 रुपया बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम में. तो हम लोग खरीदते थे और आपस में एक्सचेंज करते थे ये वो. तो जो पूरा फौज की जो ढाल ढली है वो वहीं से ढली, कमांडो कॉमिक से. सर दे से वंस एन आर्मी मैन ऑलवेज एन आर्मी मैन. अब आप रिटायर हो गए हो, बट आपने फाइट भी लड़ी है, आपने घर में उसके पहले भी देखा था, आप अभी भी देख रहे हो. हाउ डू यू सी चेंजेस क्या आए हैं सिंस योर टाइम टू व्हाट इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्म फोर्सेज आर राइट नाउ? डू यू सी एनी ड्रास्टिक चेंजेस? और इस पे सर मैं एक आपका टेक लेना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो भी रिडक्शन ऑफ साइज हो रहा है बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेज का. व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट in collaboration with जो changes over the years हुए हैं? देखिए साहब, चेंजेस, कल्चरल चेंजेस तो आते ही हैं. यू सी, आई हैव रिटन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी. आई वाज असाइंड, आई वाज टास्क्ड टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, जहाँ जहाँ मैंने सर्विस की थी. इतिहास का मुझे बड़ा शौक है. आफ्टर रिटायरमेंट आई डिड माई PhD, यू नो, और हिस्ट्री इज़ माई पैशन. तो टॉकिंग ऑफ द कल्चरल चेंज इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, देखिए जब मैं गया मैक्सिमम लड़के हमारे जो फौज में थे वो ऑफिसर्स के बेटे थे. अब ऑफिसर्स ने अपने बेटे भेजने बंद कर दिए बिकॉज देयर आर मच मोर लुक्रेटिव जॉब्स आउटसाइड. दिस लाइफ इज़ वेरी टफ. मैं देख रहा हूँ कि ऑफिसरों के बेटे जा नहीं रहे, JCOs और जवान्स के बेटे आ रहे हैं. और सोशल स्टेटा वाइज इट इज़ फ्रॉम यू नो फार what shall I say, less empowered people, but they are making it to the armed forces. So there is a cultural change that I do see, but maybe it's for the better because they are tougher and they are more nationalistic and they are more keen to prove themselves. So it cuts both sides. That is one change that I saw. And the other is technologically we have come a far way away from what it was in my time. Even then we were doing pretty well, but अब तो बहुत ही फर्क हो गया है. Then we were a big army. And now that comes to the question of, हमारे देश में एक तबका है जो हमेशा फौज में मैन पावर काटो, यूजलेस फ्लैब है, भत खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं सरकार को, you know, इस टाइप का उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैन पावर. That was not Mao's attitude towards manpower. Okay. He felt manpower was a great resource. China then had the biggest population in the world today. Correct. Today we have that distinction. 1.4 billion Indians and a youthful population. 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं. जी. It is the youngest population in the world. China's population is aging, Europe's population is aging, Russia's population, Japan's population is aging, and aging has started even in the American population. अगर आज भारत चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस को फील्ड कर सकता है. और याद रहे कि हमारी प्रथा रही है लार्ज आर्म्ड फोर्सेस. मौर्य शासन काल में 6,90,000 की
भारतीय सेना थी उस That era. मौर्य शासनकाल में, जिसने भारत का एकीकरण किया, जी मेड इंडिया इनटू अ यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी। मुगल अकबर के समय में 2.5 मिलियन 25 लाख की मुगल सेना थी। उसका फलसफा बड़ा सिंपल था अकबर का, भाई जो मेरे खिलाफ हथियार उठा सकता है, और इस देश में हथियार उठाने वाले बहुत हैं, और वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, और जब खेत कट जाते हैं तो वो खाली होते हैं। अगर मैंने उनको नहीं एब्जॉर्ब किया तो उनको मेरे दुश्मन ले जाएंगे, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सोल्यूशन, सक आउट द मिलिट्री मैन पावर, अपनी फौज में डाल। तो मुगल, द वर्ड मुगल इज बाई वर्ड फॉर ग्रैंड, ह्यूज, बिग स्केल। तो मुगल आर्मी वॉज तो 2.5 मिलियन मैन, 25 लाख की फौज थी। आज की फौज 13 लाख, और 13 लाख से घटा के 12 लाख कर दी गई। ठीक है साहब। World War I, we sent 1.3 million Indian boys to fight for the British. 1.3 million, 13 लाख। 13 लाख। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। द लार्जेस्ट ऑल वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड वॉज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जर्मन से लड़े, जापानियों के, बाय एंड लार्ज जापान सिंगल हैंडेडली वॉज फॉट एंड बीटन बाय द इंडियंस, राइट, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड इटली शिटली सब लड़ से, कोई मैदान जंग नहीं छोड़ा। और आपको फ्रैंकली आज़ादी भी मिली बाय द इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि विच इज़ अ पार्ट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद जापान एंड ऑल दैट। सो वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ ह्यूज बिग आर्मीज because of the simple bloody reason that you are a huge big country with massive borders. करेक्ट। हमारे देश में एक तबका है कि अमेरिकन अपनी आर्मी कम कर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए अमेरिकन यार। अमेरिका हैज मेक्सिको एंड कनाडा फॉर नेबर्स। आपका है चीन और पाकिस्तान, जी जो 4 युद्ध तो पाकिस्तान कर चुका है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युद्ध 40 साल से चल रहा है। चीन ने आपके एक बारी हमला किया 1962 में, जब हम अहिंसा और पंचशील और शांति के प्रवचन दे रहे थे, दुनिया भर को लात पड़ी, होश आवाज ठिकाने आ गए, और फिर वो आपके ऊपर चढ़ा आए हुए। आज चीन का रक्षा बजट 290 अरब डॉलर है, आपका है 74 अरब डॉलर। हाँ? आप कह रहे हैं कि साहब फौज घटाओ, एक तबका जैसे मैंने बताया कि घटाओ साहब, घटाओ घटाओ घटाओ, कट करो। ये बीमारी नई नहीं है। कारगिल युद्ध के पहले मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, जहां डायरेक्टली मैं स्ट्रैटेजी और मैन पावर के साथ डील कर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और आप जानते हैं भारत की इकॉनमी तकरीबन तबाह हो चुकी थी 1990 में। करेक्ट। नरसिम्हा राव जी ने इसको रिवाइव किया था, इसको लिबरलाइज किया था, हमारी इकॉनमी को, पब्लिक सेक्टर को घटा के प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज लाए थे वो। तो उन्होंने सीधा जनरल मलिक साहब, जो वेद मलिक जो हमारे चीफ थे, उनको बोला साहब अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। आप फौज चला रहे जो है वही है, जब पैसा आएगा हम आपको देंगे। तो नेचुरली मलिक साहब घबरा गए, क्योंकि तब कोई 20-30 साल पुराना सोवियत इक्विपमेंट चला जा रहा था, वही T-55 टैंक, T-54 टैंक, MiG-21 जो अभी तक चल रहे हैं बाय द वे। सो वो नेचुरली वरिड थे, वो चाहते थे कि किसी तरह मेरे को मतलब मॉडर्नाइजेशन हो भारत की फौज की। तो फिर सोल्यूशन क्या सोची गई, लोगों ने दिमाग लड़ाया क्या करें साहब। तो उन्होंने बोला साहब ऐसा है, रेवेन्यू बजट कट करो और कैपिटल बजट बढ़ाओ। ओके। यानी रेवेन्यू बजट जाता है पे पेंशन वगैरह के ऊपर, बोले इसको कट करो, मैन पावर कट करो, ये फालतू है, और इससे जो पैसा बचेगा हम उससे मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो मैन पावर काटने की साहब एक वो होड़ लग गई, जिसको भी VSM चाहिए था, बोले साहब मैंने ये यूनिट काटने का प्रपोजल बनाया, वो बनाया मतलब ये सब। मैं आया था, मैं कारगिल से सीधा वहाँ मैं ये जो फर्स्ट मैं कारगिल में 1991 में था, जब पहली बड़ी इंट्रूजन और लड़ाई हुई थी 87 में। वहाँ बड़ा धमाका हुआ था काकसर की इलाके के अंदर, बड़ा खतरनाक इलाका। एक जवान को, लाश को या घायल को अपने पोस्टों से 14-15 हज़ार फुट के नीचे लाने में, जहाँ तक हेलीकॉप्टर आता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते थे। एक जवान को लाने के लिए एक स्ट्रेचर को 6 बंदे उठाते हैं। जी।
वो पूरा रास्ता आप 12 घंटे नहीं उठा सकते, रिले देनी होती है। तो 3 रिले देते थे 6-6 आदमी की, एक आदमी को नीचे लाने, यानी एक आदमी को नीचे लाने के लिए लाश या जिंदा 18 आदमी की जरूरत थी पहाड़ों में। ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी कर दूंगा, मुझे वो ड्रोन दिखाओ जो कि एक घायल को उठा के नीचे लाएगा। नॉट पॉसिबल, बकवास है वहाँ पे, और जितनी हवा चलती है वहाँ की, तो आपका ड्रोन तो जाके क्रैश करेगा कहाँ पे। तो नहीं साहब काट दो काट दो काट दो। तो मैं बड़ा घबराया, तो मैंने तो लिख लिख के दिया, साहब मत करो मत करो। हाथ पैर जोड़ने लगा मैं तकरीबन। मेरे को लोग कहा तेरी नौकरी गई, तू पागल है। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। तब तक जोश में आके आदेश दिए दिए थे कि पायनियर कंपनी डिसबैंड, म्यूल्स जीएस जनरल सर्विस, म्यूल आर्टिलरी डिसबैंड। ओके, और वो डिसबैंडमेंट शुरू हो गई कि नफरी कम करो नफरी कम करो नफरी कम करो। और करते युद्ध शुरू हो गया साहब। टू द क्रेडिट ऑफ जनरल मलिक, हर तीसरे दिन वो फॉरवर्ड लाइन पहुंचे होते थे जायज़ा लेने की ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ गए आगे कारगिल, तो उन्होंने देखा कतार में वो घायल आदमी स्ट्रेचर पे पड़े, हाय हाय पानी, मर गया, डॉक्टर डॉक्टर, ये क्यों नहीं इनको इवैक्यूएट किया? बोले साहब इवैक्यूएट कौन करेगा? उसके लिए मैन पावर चाहिए। हमारी एक प्लेटून में 35 आदमी होने चाहिए एज पर ऑथराइजेशन। नॉर्मली 20-25 होते हैं, 25 होते हैं वहाँ पे। अब वो 25 आदमी लड़ेंगे या 18 आदमी लेके वो, और एक घायल तो नहीं है, 4, 5, 6, 7 घायल हैं। तो 2 कंपनी तो कहीं से आपको केवल ऊपर नीचे ले जाने में लग रही थी। तो बोले कि पहले कौन निकालता था? बोले साहब पायनियर कंपनी, आपने डिसबैंड कर दी। म्यूल्स ले जाते थे जो हमको खाना पानी एमुनेशन रसद पहुंचाते हैं, वो भी आपने डिसबैंड कर दिए। अब हम कभी से पोर्टर कहीं पकड़ रहे हैं, पोनीज कहीं पकड़ रहे हैं सिविलियन के, ये वो। टू हिज क्रेडिट he came back straight and the first order he gave was cancel those damn disbandment orders, we can't afford it। उसी वक्त कैंसिल हुए। ठीक है, मेरे को बताया मेरे जनरल साहब ने कि भैया बहुत नाराज हैं चीफ। मैं कहा सर ऐसा शुभ ऑर्डर तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ, लोगों की नौकरियाँ बचेंगी, जीविका चलती है नौकरी पे यार, यू आर अ मैन पावर कटर। ये तो स्टार्ट था कारगिल का। उसके बाद क्या हुआ कि जब कारगिल का युद्ध ख़त्म हुआ तो हम देख रहे थे कि हमारी जो पलटनें जो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम वगैरह में लड़ रही थी, असम में लड़ रही थी, वो आती थी पीस स्टेशन, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, धर्मशाला, और महीना नहीं लगता था, उन्होंने बोला उठाओ अपना बोरी बिस्तरा और चलो कश्मीर। मतलब फील्ड पीस प्रोफाइल हमारी ख़त्म कर दी गई थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। स्ट्रेन पड़ता है, जो बेस्ट ऑफ ट्रूप्स आप यहाँ लगाओ, फिर निकाल के वहाँ लगाओ, फिर जब उसको रेस्ट का टाइम है, अरे कोई रेस्ट का टाइम नहीं, चल वहाँ लगाओ, तो एट द बेस्ट ऑफ ट्रूप्स विल स्टार्ट क्रैकिंग। रोटेशन करनी पड़ती है। एंड इवन द ट्रूप्स नीड टाइम टू एक्लेमेटाइज टू द एरिया कि लोकेल में कैसे काम करना है। एक्लेमेटाइज तो खैर जल्दी कर जाते हैं। एक्लेमेटाइजेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड, in terms of the geological thing, in terms of the terrain वगैरह, you are right, but the fact of the matter is कि क्या है कि हम लोग 3 साल फील्ड में करते हैं और फिर 2 से 3 साल पीस में करते हैं, ताकि फैमिली को देख लो, फादर का इलाज कराना है, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, बहन की शादी करनी है, वो मेरा बाप करेगा, आके मेरे को पीस स्टेशन में करना पड़ेगा। आप पीस स्टेशन ही ख़त्म कर दो, ओके, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी, अभी नहीं आएगी तो थोड़ी देर बाद आएगी। तो उसके लिए मैन पावर चाहिए थी। तो मैंने फिर उसके जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई, हमने प्रपोजल लिया साहब कि ये राष्ट्रीय राइफल्स की नफरी बढ़ाई जाए, ताकि कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल रहे और लड़कों को जो आए हैं नागालैंड मणिपुर से रेस्ट तो मिले। तो बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने 36 पलटनें नई खड़ी कराई, जबकि पॉलिसी थी कि मैन पावर कट करो कट करो। दिस इज आफ्टर योर इनिशिएटिव? आफ्टर माय इनिशिएटिव इन द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट। पर्सनल इनिशिएटिव मैंने लिया, और फॉर्चुनेटली डीजीएमओ साहब, वो मैंने उनके साथ नौकरी की हुई थी, विज साहब जो बाद में चीफ बने, मैंने उनको कन्विंस किया और उन्होंने कहा ठीक है करना पड़ेगा, इट इज़ रिक्वायर्ड, यथार्थ पे चलो जी, थ्योरी पे नहीं चल सकते। तो 36 पलटनें बढ़ाई राष्ट्रीय राइफल्स की, 11 सेक्टर हेडक्वार्टर और 6 फोर्स हेडक्वार्टर हमने खड़े किए, जबकि
बात चल रही थी, कट 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 कट, यू सी। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कटिंग की बीमारी ये बड़ी सिंपल नीट सोल्यूशन लगती है ऑन पेपर। यथार्थ ये है कि साहब अगर आपको चीन से लड़ना है पहाड़ों में लड़ना होगा, आपको पाकिस्तान से लड़ना है पहाड़ों में लड़ना होगा। पहाड़ों को कहते हैं माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। नॉर्मल हमले के लिए 1:3 रेशियो चाहिए, यानी एक अगर हमने हमला करना है तो वहाँ एक आदमी बैठा है तो 3 आदमी उसको निकालने के लिए चाहिए होते हैं। पहाड़ में 10 चाहिए होते हैं, ओके 1:10। लड़ाई सारी पहाड़ों की है। आपने मन में ठान लिया है कि मैन पावर तो सबसे बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, काटो काटो, नौकरियां काटो, हथियार लो। तो मैं आपको बोल रहा हूं साहब, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक ट्रेलर चल रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध का। क्या रशिया के पास वेपन्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है? हम खरीद रहे हैं हथियार उनसे। बट 3 साल हो गए अभी भी। 3 साल हो गए, लड़े जा रहे हैं क्योंकि मैन पावर नहीं है। आपके लोग जाके भर्ती हो रहे हैं वहां और मरे भी हैं। इंडियंस को आप खाली रखो, बेचारा कहीं तो नौकरी चाहिए। बिल्कुल। वो तो रूस के लिए भी लाके लड़के मरने को तैयार, तो इसराइल के लिए भी कोई रहेंगे, इसराइल के लिए भी पहुंच गए, वहां पे लड़ेंगे, पैसे कमाएंगे, हिम्मत है। इसी मैन पावर आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। बिल्कुल। और आप लग गए हैं, ठान लिए कि मैन पावर सबसे बड़ा दुश्मन है, एक काम करो, नौकरियां काटो। हे भगवान, हमने अपनी अकल कहाँ गुमा दी है? आपको 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, यंगेस्ट पॉपुलेशन, 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। योर बिगेस्ट कंसर्न शुड बी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। बिल्कुल। ऐसे माहौल में आप नौकरियां काट रहे हैं साहब, बहुत खतरनाक है। अभी तो गडकरी जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें काफ़ी मैन पावर एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन अब सड़कों का ऑप्टिमल लिमिट आ गया है। एक सड़क बन चुकी, 3 बार तो नहीं बना सकते ना। करेक्ट। तो बहुत सारी मैन पावर 2 साल 3 साल के बाद फ्री हो जाएगी। उनके लिए जॉब्स किधर हैं? जो जॉब हैं आप उनको काट रहे हैं, जो जॉब्स हैं आप उनको काट रहे हैं। दिस इज डेंजरस। आई हैव टू स्पीक आउट अगेंस्ट इट, whatever be the damn consequences, I have to speak out against this. सर, आप जो चीज़ बता रहे हो, आपने कारगिल का भी एग्जांपल दिया मैन फोर्स से रिलेटेड, द सेम थिंग इज हैपनिंग अभी भी। सो इट वाज हैपनिंग देन, इट्स हैपनिंग नाउ। और इसमें यहाँ पे सर मैं अग्निवीर वाला एंगल के ऊपर आपका टेक चाहूँगा, क्योंकि अग्निवीर इज बीइंग परसीव्ड कि एक इनडायरेक्ट तरीका है पैसा बचाने का, पेंशन्स को कम करने का, मैन फोर्स को कम करने का। एक रोटेशन शुरू कर दिया 4 साल का कि 4 साल कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, काम करो, वापस जाओ। What's your take, and do you think it's a harmful step taken by the government? देखिए साहब, आई कैन अंडरस्टैंड द राशनल, बट आई एम अफ्रेड इसमें हमने बहुत जल्दबाजी की है। नॉर्मल इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के लिए पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाता है बिफोर आप ना कि बदली कर दो, केवल फौज को बदली कर दो। देयर समथिंग कॉल्ड स्टेबिलिटी, देयर समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी, डिस्टेबलाइजिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जस्ट उसके पहले कि युद्ध के पहले। या तो ना कि आप तो साहब कोई लड़ाई नहीं होनी, चीन से हमने डील कर लिया, पाकिस्तान को हरा दिया, अब साहब ठंड मारो, ठीक है, जो चेंज करने हैं अब करो। आप उथल पुथल कर रहे हैं सेना के अंदर एट ए टाइम जो है ना आपकी लड़ाइयाँ इमिनेंट है, अभी हुई नहीं जो आपकी लड़ाइयाँ जो होनी है। तो मेरा कहना ये है कि द रैशनल वाज कि आपका जो पे का बिल है आर्म्ड फोर्सेस का आज के दिन 1,06,000 करोड़ सालाना, आपका पेंशन का बिल है 1,11,000 करोड़ सालाना, जिसमें 40,000 सिविलियन डिफेंस सिविलियंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वो भी पेंशन ले रहे हैं हमारे इस खाते में से। ठीक है। और क्वाइट ऑब्वियसली इतना बड़ा पेंशन बिल ज़्यादा देर सस्टेन तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो हमारे अकाउंटेंट ने कहा कि बड़ी सीधी पेंशन ही ख़त्म कर दो। वेरी नाइस आप पेंशन के बगैर रह सकते हैं? फिर तो जिसने नहीं, माफ़ कीजिए, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हमारे सांसद अगर 5 बार पार्लियामेंट में आते हैं या असेंबली में आते हैं तो वो 5 पेंशन लेते हैं। अब वो तो अच्छे बड़े लोग हैं, लेकिन थोड़ा उसका भी तो सोचो जिसकी आप पेंशन काट रहे हो, इसको आप एक पेंशन देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ़ हमारे देश के लिए लड़ना मरना चाहता है। I mean, it's a strange logic. I don't understand
मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू आवरसेल्व्स। एक इंस्टीट्यूशन थी आपकी जो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, आर्म्ड फोर्सेस। आपने आईपीएस में कोई रिफॉर्म नहीं किया, जबकि कब से बात हो रही है कि रिफॉर्म करो, पुलिस को रिफॉर्म करो, आईएएस के बाबूगिरी बाबू डॉम को रिफॉर्म करो, बाकी कितने सेक्टर्स हैं उनको रिफॉर्म ना। एक फौज मिली, सब के सब लोग टूट के पड़ गए हैं कि मैं फौज को लड़ना सिखाऊंगा। पहले आप लड़ लीजिए, फिर हमें सिखाइए, ठीक है ना। टू ऑल दोज, पहले आप लड़ के दिखाइए, अपना तजुर्बा बताइए, फिर बताइए कि फ़ौज कैसे लड़ेगी, एयरफोर्स कैसे फ्लाई करेगी, नेवी कैसे स्विम करेगी। यू नो, आप टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप मैन पावर काट रहे हैं ऐसे टाइम पे जबकि आपको मैन पावर की ज़रूरत है। लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन। मैं जीओसी रोमियो फोर्स था रजौरी पुंछ में, जब हमने कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की, खलास करके आया था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी। कुछ समय पहले, अरसे पहले, मैं ऐसे ही फ़ौज में मिल रहा था, एक जनरल साहब से बोले सर मैं भी आपके बाद जीओसी रोमियो फोर्स बना था। तो मैंने बोला तुम्हारे पास कितनी पलटनें थी? बोले सर 7। 18, 7, आधी से भी कम कर, आधी से भी कम। वहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स होता था, हाँ, वो पूरा हटा के लद्दाख हम ले गए जब पाकिस्तान का, जब वो चीन ने आंखें दिखानी शुरू करी लद्दाख में, ठीक है। तो वो इलाका तकरीबन खाली कर दिया जहाँ इतनी पलटनें थी। ठीक है, हमने कमर तोड़ दी थी, शांति हम ले आए थे, 10-15 साल शांति रही हमारे बाद वहाँ पे, लेकिन दुश्मन को भी तो खाली इलाका दिखता है ना। कश्मीर की वादी हमने भर दी ट्रूप्स के साथ, भर दी, सुपर सैचुरेट किया, ठीक है, वहाँ तो शांति आ गई। यहाँ पे अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। मैं आपको, वेरी फ्यू पीपल नो कि जो कोविड के दौरान 3 साल सरकार ने सब भर्ती रोक दी फौज के अंदर, कंप्लीट हॉल्ट, कंप्लीट फुल स्टॉप। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 3 साल 60 × 3, 1,80,000 से आपने अपनी फौजें काट दी हैं। जो अग्निवीर स्कीम है हमारा, अभी तक हर साल 60,000 बंदा रिटायर होते हैं फौज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। अग्निवीर में कितने ले रहे हैं? 43,000। यानी 1,80,000 का डेफिसिट तो कम करना छोड़िए, आप तो काट 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 के, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू। यू आर स्टिल इन माइनस, यू आर हेविली इन माइनस। 1,80,000 वो हर साल आप कोई 60 - 43 कितना हुआ? आई थिंक 51,000 के आसपास पीछे हैं, 50,000 के आसपास। नहीं, तो मतलब कि हर साल आप कम करे जा रहे हैं। दैट मीन्स आप 1,80,000 से बढ़ के अभी तक तो 2.5 लाख हो गया होगा। आई मीन, व्हाट आर वी एंटिसिपेटिंग? द ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ पीस? असलियत क्या है? रजौरी में, पुंछ में, रियासी में, कठुआ में, डोडा में, किश्तवाड़ में टेररिज्म फिर सिर उठा रही है। पंजाब में फिर उसका सिर उठाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान, हथियारों की कोई कमी नहीं है, चीन ने दे दिए जो कुछ अमेरिका नहीं दे पा रहा था अब, या नहीं देना चाहता था। और चीन की अपनी फौज देखिए, लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, 2nd 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, वो आंखें दिखा रहा आपको बॉर्डर पे। तो मुझे समझ नहीं आया कि हम किस शांति का अंदेशा लेके बैठे हैं। चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इज़राइल हमास, इज़राइल हाउती, इज़राइल क्या कहते हैं, हिजबुल्ला, हर तरफ युद्ध हो रहा है। वहाँ चीन आंखें दिखा रहा है फार्मोसा को, वहाँ तो अमेरिका उसके बरखिलाफ। अमेरिका के साथ वो इतना आसानी से पंगा नहीं लेगा। आपको वो देख रहा है कि आप अपनी फौजें काट रहे, तो यू आर अ कैंडिडेट। आप तो बुला रहे हैं ना कि आप बैल मुझे मार। देखिए, ये मैन पावर रिडक्शन इज़ वेरी गुड, लेकिन थोड़ा ऑपरेशनल नेसेसिटीज़ भी हैं। यू कैनॉट इग्नोर द ऑपरेशनल इम्पेरेटिव्स। यू सी, अदरवाइज एक अकाउंटेंट को आप बना दीजिए आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उनको पता है कैसे काटना, लड़ना नहीं आता। लड़ने के लिए दूसरे बंदे चाहिए। सो प्लीज़ डोंट मेक अस एन अकाउंटेंट जनरल्स आर्मी। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एक अग्निवीर केवल 4 साल के लिए आता है, 6 महीने उसकी ट्रेनिंग होती, ट्रेनिंग अभी 1 साल की होती थी।
हमको कहा गया कि नहीं साहब वो जाके पलटन में उसका सीओ ट्रेन कर देगा। अगर वो पलटन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, सियाचिन में है, वो सीओ ऑपरेशन लड़ेगा या बंदे को ट्रेन करेगा? और फिर सोने पे सुहागा बात है, जब तक वो बंदे को ट्रेन करेगा वो चला जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड 4 years इज नॉट एडिक्वेट, इज नॉट एडिक्वेट फॉर हिम टू इंटेग्रेट विद द यूनिट। थिंक ऑफ क्रू सर्व्ड वेपन्स। देखिए एक राइफल तो एक बंदा चलाता है ना, अब वो जितना हुनर है जितना नहीं है वो एक ही आदमी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल। क्रू सर्व्ड वेपन, एक टैंक में 3 या 4 का क्रू होता है जिसको तालमेल में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है साहब, एक तोप में कोई 6 का क्रू होता है, उस तालमेल में काम करना पड़ता है। एक ब्रिज लेइंग टैंक में इतना क्रू वगैरह वगैरह वगैरह, दे हैव टू वर्क इन यूनिजन, इन कोऑर्डिनेशन। और वो तालमेल टूट जाता है जब एक भी आदमी बदली होता है, उसको नए सिरे से ट्रेन करो। द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज द वीकेस्ट लिंक। क्रू सर्व्ड वेपन्स का क्या होगा? वो 4 साल में वो ट्रेन जब तक हो जाएगा आप उसको घर भेज देंगे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूटी की। और फिर आपकी जो एनकल्चरेशन की प्रॉब्लम है, यूनिट का इथॉस सीखना समझना समय लगता है। मैं केवल डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हल्ला मचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ जैसे कुछ हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। ठीक है, और समझ वगैरह है नहीं इस इशू की, और बस वो स्लोगनेरिंग करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो नुकसान करा रहे हैं हमारा। बिल्कुल। वी वांट अ रैशनल रीजनेबल डिबेट डिस्कशन। उस डिस्कशन के मुताबिक साहब हमने कई बारी कंस्ट्रक्टिव सजेशन दी है और हमें बताया गया है कि फौज भी अब रिव्यू कर रही है इस स्कीम को। 3 साल हो गए इम्प्लीमेंटेशन के, तो वो भी रिव्यू कर रही है। ठीक है साहब, हमारा सुझाव ये है कि 4 साल से अवधि बढ़ाकर 7 साल कर दीजिए। ओके। जब मैं 1971 के युद्ध में आया था टू कीप द आर्मी यंग, उस वक़्त हमारे जवानों का कलर सर्विस 7 साल होती थी। और ये वो जवान थे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 वॉर में। ये वो जवान थे जिन्होंने बहुत, मतलब दे वर एट देयर पीक। तब इंडियन आर्मी का हाईएस्ट पॉइंट था उस वक़्त आर्म्ड फोर्सेस का, राइट। तो तब कलर सर्विस 7 साल की थी। प्लीज़ गेट इट बैक टू 7 years। कि पैसा ज़्यादा लगेगा, बाकी जगह पैसा नहीं लग रहा आपका, एक ही जगह मिल गई जहाँ पैसे बचाने, कंजूसी करनी, किल्लत करनी। तभी तो आप सारी पानीपत की लड़ाइयाँ हारे थे। आपको कथक का ज़्यादा शौक है लड़ाई के बजाय, तो फिर देन यू विल पे अ ब्लडी प्राइस। You see, war is a costly business. बिल्कुल। And I'm sorry, you have to shell out if you want to protect yourself. आपका बजट कोई 1.67% तो होता था जीडीपी का, आप बताया जा रहा है 1.89 पे आया है। आई डाउट दोज फिगर्स, लेकिन द फैक्ट ऑफ वो सारी पेंशन वेंशन जोड़ के आ रहा जोड़ है। के। ठीक है साहब, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया इस वक्त 8% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहा है, ताइवान 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड कर रहा है, सारे यूरोप के मुल्क 2% प्लस पे आ गए हैं। अब आप बोलो कि साहब नहीं, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हम सबसे कम खर्चा करेंगे, डिफेंस सबसे बकवास लगता है हमको, तो फिर आप कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहिए ना। तो माय पॉइंट इज कि 4 साल के 7 साल, और जो रिटेंशन अभी क्या है कि 25% अग्निवीर जो आएंगे वो रखे जाएंगे, 75% को लात मार के सड़क पे निकाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतना उसको भी एफर्ट लगा है ट्रेन करने में, कुछ करने में, मेक यूज ऑफ हिम। तो रिटेंशन बढ़ाइए प्लीज़ 75%। ओके। क्योंकि कई हमारे जो इंजीनियर्स में, ईएमई में टेक्निकल कोर्सेज ही 2, 2.5, 3 साल के होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ से कराएंगे 4 साल के बंदे को? उसको जब करा दिया है तो देन यू माइट एज वेल मेक यूज ऑफ हिम। नहीं तो नए सिरे से नए बंदे को ट्रेन करो। दिस विल नॉट वर्क। ये इंडियन आर्मी के कल्चर के बरखिलाफ है कि हम अमेरिकन आर्मी बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका के थ्रेट्स अलग है, ज़्यादातर वो सी बेस्ड हैं, वो तो सुपर पावर हैं, उनको कोई थ्रेट नहीं है अपने कॉन्टिनेंट में। आपको है, हर तरफ से थ्रेट है। तो 75% रिटेंशन। और आखिरी पॉइंट इसमें कि अगर एक लड़का अग्निवीर शहीद हो जाता है, ही शुड गेट द सेम इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स एज अ रेगुलर सोल्जर। मौत में, शहादत में आप भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ,
उनको तो शहीद का वो भी नहीं दे रहे। इसी अभी जो अग्निवीर मरा, हमें राहुल गांधी ने उठा के लिया, उसे हम कोई पैसा नहीं दे रहे। आप क्वाइट ऑब्वियसली बगैर पढ़े लिखे बोल रहे हैं ना, आपने स्टडी भी नहीं करी स्कीम को, जो आपके एडवाइजर्स ने पुटअप किया होगा आपको पेपर, वो भी नहीं पढ़ा, आपने स्लोगनरिंग कर दी कि कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो रक्षा मंत्री जी ने ठीक खड़े होकर बोला साहब हमने 1 करोड़ दिया है, आर्मी ने बोला कि हाँ साहब तकरीबन वही है, 98 लाख हम दे चुके हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट, यू हैव मिस्ड द पॉइंट ऑल टुगेदर। एक सर्विंग सोल्जर नॉर्मल को क्या मिलता है, उसकी फैमिली को पूरी लाइफ पेंशन मिलती है, उसकी फैमिली को पूरी लाइफ मेडिकल और कैंटीन फैसिलिटीज मिलती है, विच काउंट फॉर समथिंग। इसको आप 0 दे रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दैट जो सर्विंग सोल्जर है उसको कोई 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। ओके। तो आप बोल रहे कि साहब 1 करोड़ दे दिया काफ़ी है, गेट लॉस्ट, जाओ मरो गली में। अब तो वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, काफ़ी जबरदस्त बेसिकली। इट्स ए होल लाइफ पेंशन एंड 0 पेंशन में आपको फर्क नहीं पता चल रहा। फैमिली पेंशन मतलब देखिए है तो ना, लेकिन बिकॉज ऐसे बोले नीम हकीम खतराए जान, राहुल गांधी जैसे अगर अग्निवीर की स्कीम को वो प्रमोट करना शुरू कर दें हैं, तो फिर हमको तो जो हम कोशिश कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग, जो सेना के बुजुर्ग और जो भारत की सेना और भारत की सरकार जो कोशिश कर रही है रीइवैल्यूएट और ये सब करने की, तो आप तो यहाँ पे मजाक बना के बैठ गए हैं। स्लोगनरिंग का हल्ला हो हल्ला, ऐसे आपने वहाँ पे पार्लियामेंट में स्लोगन लगा दिए कि कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो गलत है, फैक्ट चेक में गलत है। सर मैं राहुल गांधी के ऊपर आऊँगा, देयर इज वन स्पेसिफिक पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, पर मैं एक बार ही इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर 2-3 मिनट का आपका एक टेक और चाहूँगा इन रिगार्ड्स टू द पॉजिटिव एग्रेशन एंड डिफेंसिव एग्रेशन। हिंदुस्तान, हालांकि हमारा रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन रहा है, देयर हैज़ बीन नो करप्शन, नो मैलिस विद इन द आर्मी, आर्म फोर्सेस, but one of the cleanest professions, one of the cleanest institution, respected, but why have we always been defensive and reactive instead of पहले से हम जान के, अगर हमें पता चल रहा है, हम पहले से एक्शन क्यों नहीं लेते? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, या उसके पीछे और कोई रीजनिंग है? नहीं, माइंडसेट है ना, माइंडसेट की प्रॉब्लम है। जब मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत का एकीकरण कर दिया जी, 7 लाख की फौज के साथ तकरीबन, उस जमाने में, हाँ आज का जमाना नहीं, पॉपुलेशन लेवल्स क्या होंगे, 7 lakhs वुड बी इक्वल टू अबाउट 3 million राइट नाउ, बिकॉज अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। उस जमाने में उसने 7 लाख की फौज करी, 9,000 हाथी लेके वो आया। आप जरा 9,000 हाथी आदमी खड़े कर दीजिए, दुनिया तर्रा के भाग जाएगी, ठीक है। उन्होंने पूरे देश का एकीकरण किया। उसके बाद सम्राट अशोक आए, वो कलिंग में लड़े और वो फिर बौद्ध बन गए। अब आई हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन। मैं खुद तिब्बती लामा के नीचे मेडिटेशन सीखा हुआ हूँ, बट अहिंसा ऐसे युग में, जबकि चारों तरफ हिंसक बैठे हैं आपके, तो नुकसान हुआ भारतवर्ष को ना। वो अहिंसा का आउटलुक कॉस्ट अस वेरी डियर। और उसके बाद देखिए हमारी एक तो आपसी फूट है। हमेशा जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था तो अम्भिराज फलों के टोकरे लेके उस पर पास पहुंच गया था, जबकि पोरस उससे लड़ रहा था। वो मेरा पूर्वज है पोरस, वो उससे लड़ रहा था, तो अम्भिराज क्योंकि उसकी उससे लगती थी, खुंदस थी, उसने अलेक्जेंडर को बोला आप इसको मारिए और मैं अपनी फौज आपको दे दूंगा। थैंक गॉड बेटी देने की बात नहीं करी, बट यू नो ये हमारा इतिहास रहा है। जब पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था तो जयचंद का तो नाम आपके इतिहास में इनफेमस है। जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था तो मीर जाफर क्लाइव से जाके मिल गया। और जब क्लाइव कलकत्ता की सड़कों में जीत के बाद, सो कॉल्ड जीत, कोई लड़ाई नहीं हुई थी साली, तो उसके बाद जब वो घूम रहा था तो कहते हैं कोई 10 मन गुलाब की पंखड़ियाँ उस पर छिड़की गई। इतिहासकार कहते हैं कि अगर 10 मन पत्थर मार दिए होते तो अंग्रेज़ों का राज नहीं होता। इसी दैट इज़ एक इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी है आउटलुक की प्रॉब्लम। हम हमेशा अहिंसावादी बन जाते हैं थोड़ी देर में, यू नो, कि अहिंसा अहिंसा शांति परमो धर्म। जब पूरी दुनिया में अहिंसा हो तब अहिंसा की बात करना हो। जब आपके खूंखार दुश्मन बैठे हों, वो तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब ज़रा आप अहिंसा की और बातें करो तो हम आके हिंसा क्या होती है आपको बता देंगे। 6 सदी आपने मार खाई है,
आपके टेम्पल तोड़े गए हैं, आपके शहर जलाए गए हैं, आपकी औरतों की इज्जत लूटी गई है। 6 सदी लगातार ये एक के बाद एक के बाद एक होता रहा है। फिर दो सदी और आपने अंग्रेजों को झेला है, ठीक है, और विदेशियों ने ही राज किया है। आप अपनी औरतों की बेचारे बच्चियों को 8-8 साल में शादी करते रहे कि यार मेरा काम खत्म हो जाए, मेरे हाथ से निकलता है, तो दूसरा इसका हस्बैंड जाने, उसकी फैमिली जाने। हम बचा नहीं सकते अपनी बेटियों को। किसी और देश में ऐसा हुआ होता, वो अच्छी तरह से हिंसा करना सीख गए होते अपने बचाव में। लेकिन यहां साहब वो अहिंसा की उन्होंने लगा के लारा लप्पा लगा के वो खत्म कर दिया है। हमें कहा जाता है दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ये पुस्तक लिखी है मैंने, ये देखिए, बोस और गांधी। जी, मैं इसी पे सवाल करने वाला था। हु मेड इंडिया फ्री। तो ये अहिंसा का एक था तरीका। दूसरा रक्षात्मक, हम साहब बाहर हमला नहीं करते। अबे क्यों नहीं करते? अपने बचाव में ऑफेंसिव डिफेंस भी होता है। हर लड़ाई, भारत की निर्णायक लड़ाई पानीपत के मैदान में लड़ी गई। कितना दूर है पानीपत दिल्ली से? किधर? 2.5 घंटे 3 घंटे? 2 घंटे का रास्ता है आजकल यार। 2 घंटे के रास्ते पे आप निर्णायक लड़ाइयां अपने घर में लड़ना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ हो, हमारे खेत जलेंगे, हमारे लोग घर से बेघर होंगे, मारे जाएंगे, कट जाएंगे। लड़ाई आप अपने देश में लड़ना चाहते हैं, बाहर जाके नहीं लड़ना चाहते। और हर पानीपत की लड़ाई 3 हुई है। हर पानीपत की लड़ाई आप हारे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिव डिफेंसिव एटीट्यूड। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। इजराइल ने मार खाई, जूस ने बिल्कुल सबक सीख गए। अब वो सबक सिखा रहे हैं। अब जूस को बोलो अहिंसा करिए, वो मार मार के उन्होंने सीधा कर दिया है। जो भी बोलने वाले को पहले एक थप्पड़ मार देंगे, थप्पड़ वो पहले लगा देंगे। यू सी, ये माइंडसेट बड़ा खतरनाक है। लारा लप्पा, हम तो अहिंसा के पुजारी, प्रेम पुजारी। बकवास करो, बंद लड़ना सीखो। किसी और देश में जरा शर्म होती, चुल्लू भर पानी में डूबने की तय कि 8 सदी तुमने मार खाई, 8 सदी औरों को आके अपना देश का तबाही करने की। फिर वो आके उन्होंने देखा ये तो सब बड़ा आसान है, इनके मंदिर में करोड़ों की संपत्ति है, सोना चांदी हीरे, जो लूट लूट के ले गए। सोने की चिड़िया, कहाँ गया आपका सोना? सामरकंद और बुखारा के बाजारों में, वहाँ पे उनके पैलेसेस में लगा हुआ है। यू सी, सो वी हैव टू बी ऑफेंसिव, वी शुड बी रिएक्टिव। अभी भी लड़ाई में हम ज़्यादातर जो है, हम लोग अभी तक इतने साल से पाकिस्तान कश्मीर में तंग कर रहा है, कोई हमने बॉर्डर के पार नहीं किया था, सिवाय जब उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो भी कोई 250-300 आदमी गया पार। कोई बड़ी मतलब लड़ाई के पैमाने में छोटी, वो रेड है, टैक्टिकल रेड। फिर उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर जाके, और पाकिस्तान हिल गया, रोते हुए चीन के पास गया। ठीक है, उसके पहले सब कुछ अंदर लड़ो, बी रिएक्टिव, बी डिफेंसिव, फायर फाइटिंग करो, फिर अपनी फौज पे इल्जाम लगाओ, क्यों तुम लोग सो रहे थे। अरे लड़ाई केवल ढाल से नहीं होती, ढाल के साथ तलवार भी चलानी पड़ती है। प्लीज, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड दिस बेसिक, इट इज बिकॉज यू डोंट नो अ डैम अबाउट फाइटिंग। यू आर टू कॉवर्डली टू फाइट। तुम बुज़दिल हो, तुम लड़ना नहीं चाहते, उसको आप अहिंसा के बैनर के नीचे छुपाना चाहते हो। अभी हमें एडवाइस दी गई थी कि हिंदू बड़े हिंसक हैं, मार खाते नहीं देखा, कितनी सदियों से पिट रहे। अब तो कम से कम अपनी रक्षा में तो हिंसा करना सीख लो, अपने बचाव में तो हिंसा कर लो, सीख लो। और बचाव भी केवल ढाल से नहीं होता, उसमें भी तलवार पार जाके मारनी पड़ती। व्हाई कांट वी लॉन्च अ प्रीएम्प्टिव अटैक? व्हाई कांट वी मेक श्योर जो लड़ाई है वो दुश्मन की टेरिटरी में हो? हमारे लोग क्यों रौंदे जाए? अहिंसा, देयर इज सम लिमिट। क्योंकि मेरे ख्याल में सर सिविलियंस तो हमारे ही ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इंसर्जेंसी करते हैं। 80,000 तो मारे गए हैं साहब पाकिस्तान की टेररिस्ट ये वेव में। 21,000 मारे गए थे पंजाब में 1980 की दशक में। फिर 45,000 से ज़्यादा मर गए हैं कश्मीर में, ज़्यादा हो गया है ये फिगर। और फिर जब आपको याद है, वो इंडियन मुजाहिदीन ने बम फोड़ने शुरू किए थे हर शहर के अंदर, दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में। 15,000 उसमें मरे। तो 21, 45 और 15, ये 80,000 तो आपके भारतीय लोग शहीद हो चुके हैं। एटीट्यूड ये है तो गली के कुत्ते हैं या नाली के कीड़े हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है?
मरते जाए, हम तो शांति की बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। यार स्पैरस यार हमारे एक भारतीय नाली का कीड़ा नहीं है, उसकी जान इतनी सस्ती में नहीं दी जा सकती। हिट बैक हिट बैक हिट बैक। और मेरे को तो रंजिश ये है कि अब थोड़ा शुरू किया है सीज फायर लाइन पे, कल रात को मारना वापस शुरू किया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए ताकि कॉज इफेक्ट समझ आ जाए। तुमने ये किया, ये लो वापस। इसी अगर आप रक्षात्मक हो जाएं, आप बोलें आप लड़ना है तो हमारे घर आइए, हमको बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है वहाँ जाके लड़ना। यू फाइट देयर, फाइट फॉरवर्ड, यू डू व्हाट चंद्रगुप्त मौर्य डिड। ही अटैक्ड सेल्यूकस निकेटर इन अफगानिस्तान, ही मेड हिम सीड द होल ऑफ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, और पूरा बॉर्डर सील कर दिया कि अब तुम लड़ोगे तुमको वहाँ जाके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। बात हो रही है, उसकी शुरू हो गई, थैंक गॉड। लेकिन अब आ गए हैं उस पर पानी डालने वाले, हिंसा 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 हिंसा। तुम्हारी अहिंसा ने हमें कुछ नहीं दिलाया। जो आप कह रहे हो कि हमको आज़ादी दे दी, हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, आप झूठ बोल रहे, यू आर अ लायर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था सर नेक्स्ट। चूँकि हम हिंसा अहिंसा आज़ादी की और आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं, आपकी किताब का भी हवाला देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। लोगों का ये एक माइंडसेट है, एक इंसान को हमने देश का बाप बना के छोड़ा हुआ है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स यहाँ पे, बट कि आज़ादी उन्होंने दिलाई थी। बिल्कुल, मेरे विचार थोड़े अलग हैं और मैं कई अलग अलग वीडियो में मोनोलॉग्स में उनके बारे में बात कर चुका हूँ। आपके हिसाब से आज़ादी किसने दिलाई सर, हिंसा अहिंसा या फिर एक वो पर्टिकुलर इंसान? देखिए मैं ना तभी आई वांट टू गेट यू बैक, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर। हु मेड इंडिया फ्री, बोस और गांधी? और बोस प्रतीक थे हिंसात्मक प्रतीक कि भाई हम लड़ के आज़ादी लेंगे। यू नेवर बेग फॉर योर फ्रीडम, यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम, ये उन्होंने गांधी जी को बोल दिया था। गांधी जी नाराज हो गए उनसे, वो प्रेसिडेंट थे राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने उनको बोला कि तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगे। वो फिर दूसरी बारी खड़े हुए और दूसरी बारी गांधी जी के बरखिलाफ अगर एक बंदा जीता तो वो था बोस, क्योंकि वो यथार्थवादी थे। उन्होंने कहा कि चाणक्य नीति कहती है मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अगर हम वाकई आज़ाद होना चाहते हैं तो हमको जर्मनी और जापान का सहारा इमदाद लेनी पड़ेगी, तभी जाके उखाड़ पाएंगे इनको। ये फॉर दिस रियलिस्टिक थिंकिंग गांधी हैड हिम किक्ड आउट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन आप सब जानते हैं किस तरह वो वहाँ से भेष बता के निकल गए भारत से, ब्रिटिश इंडिया से अफगानिस्तान पहुँचे, वहाँ से उज़्बेकिस्तान, ट्रांस साइबेरियन रेल पकड़ी, मॉस्को, रिक्वेस्ट किया रशियंस को कि मदद करें, उन्होंने मना कर दिया उस वक़्त। और फिर वो गए इटली और वहाँ से जर्मनी। जर्मन हिटलर ने उनको काफ़ी मदद दी, कोई 3000 की फ़ौज खड़ी करी, इंदेशे लीजन। बट तब तक जो जर्मनी की तरफ से ऑफेंसिव हो रहा था भारत की ओर, नॉर्थ अफ्रीका में भी वो लोग हार गए, रूस ने उनको बड़ा टक्कर दी, तो वो रास्ता बंद हो गया भारत की तरफ। वो बैठे नहीं रहे, आराम से बर्लिन में बैठ सकते थे ऐशो आराम में। वो सबमरीन लेके वो आया अराउंड कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका टू जापान और इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लिया। उस वक्त कोई 40,000 की थी, उसको 60,000 किया, डिवीज़न में बनाया, काफ़ी मिलिट्री एक्सपीरियंस हो चुका था जर्मनी में। और उसके बाद जापान के ऊपर दबाव डाला कि भाई आप हमला करिए ब्रिटिश इंडिया पे। अगर 43 में ये हमला हो गया होता, वो दे वुड हैव गॉन लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज हिले हुए थे उस टाइम। उन्होंने पूरा मलेशिया जीत लिया था अपने जापानियों ने, फिर उन्होंने क्या कहते हैं सिंगापुर जीत लिया था, फिर उन्होंने खदेड़ दिया था पूरे म्यांमार से, बर्मा से अंग्रेज़ फ़ौजों को महीनों के अंदर, ठीक है। और पॉइस थे वो इम्फाल के ऊपर, उस वक्त चढ़ जाते तो बुरे हाल थे ब्रिटिश इंडिया के जी। हम उसी वक्त आज़ाद हो गए होते। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री का ये है, जब तक 44 हो गया था अमेरिकन उनकी साइड पे आ गए थे, एयर पावर नेवल पावर की सिचुएशन बदली हो गई थी, फिर भी हमला किया। इम्फाल कोहिमा की लड़ाई कांटे की टक्कर थी, 19-20 का फ़र्क था। द हार्डेस्ट फॉट बैटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये लोग हार गए, बट दे वन, दे लॉस्ट द बैटल फॉर इम्फाल कोहिमा बट वन द बैटल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया। क्यों, कैसे, बोलिए साहब?
कि जब वो हार गए तो अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एटम बम गिराए जापान पे, उन्होंने हथियार डाल दिए। इन्होंने हथियार नहीं डाले, बोस वो सोवियत यूनियन चले गए थे कि वहाँ से लड़ाई कराऊंगा। बाकी वो कहानी अलग है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, सम अदर टाइम वी कैन टेक इट अप। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ब्रिटिश आर्काइव्स, ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव्स में हमने जब रिसर्च किया, हमने पढ़ा कि भाई लॉर्ड वेवल वॉयसरॉय क्या कह रहा था कि वो क्यों अंग्रेज छोड़ के गए, क्लेमेंट एटली क्या कह रहा था प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल ऑकिनले क्या कह रहा था क्यों छोड़ के गए, वो सब दस्तावेज इसमें हैं। हमने फोटो कॉपी करके इसमें डाल दिए कि जिसकी आंखें हैं खुद पढ़ ले, खुद पढ़ ले, रीड द ट्रूथ फॉर वंस। वो बड़े क्लियर हैं कि साहब गांधी तो मजाक था, वी नेवर लेफ्ट बिकॉज ऑफ गांधी। मैं एक छोटी सी किवदंती सुनाऊँ आपको। क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम 1945 to 50, द मैन हु साइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, वो आए थे 1955 में टू कैलकाटा, और वो गेस्ट थे उस वक़्त के गवर्नर चक्रवर्ती, पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने कोई 2 दिन लगाए उनके साथ वार्तालाप में। कहते कि साहब देखिए 1943 में ये गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट करी थी, और वो भी बोस के उकसावे पे, को कुछ तो करो, क्विट इंडिया मूवमेंट करी थी, और वो अंग्रेज़ों ने पीट दिया उनको, सारे कांग्रेसी नेता पकड़ के जेल में ठूस दिए। उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज का भी इस्तेमाल नहीं किया, अंग्रेज़ पलटने, ऑस्ट्रेलियन पलटने, कैनेडियन पलटने इस्तेमाल करी, न्यूजीलैंड की पलटने इस्तेमाल करी, और सारे पकड़ के इन्होंने डाल दिए जेल में। और टूट गए थे गांधी जी उस वक़्त, बाकी भी देहांत हो गया था बेचारी, वो भी चल बसी थी, उनका काफ़ी आधार टूट गया। उन्होंने आमरण अनशन करी तो वहाँ से इसने बोला, चर्चिल ने, वाई इज़ ही नॉट डेड, मर जाने दो, वाई इज़ ही नॉट डेड येट, इसी। तो लोगों ने हाथ पैर जोड़े गांधी जी की, गांधी जी रियाया बदल गई है, प्लीज़ छोड़ दीजिए उपवास, आप ख़त्म हो जाएंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जेल में हैं, आपका क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने छोड़ दिया उपवास, और टूट गए थे बिल्कुल जब तक वो आए। क्या फ़र्क पड़ा, जब जंग जीत गए, क्लेमेंट एटली से पूछा पीबी चक्रवर्ती ने कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट हैड फेल्ड, यू हैड वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वाई देन डिड यू लीव इन 47? 45 में जंग जीते, 2 साल बाद आप उड़न छू हो गए, क्यों? तो उसने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। उसने कहा नहीं समझाइए। उसने कहा देखिए साहब, ऐसा था कि वो लड़ाई तो हार गया इम्फाल कोहिमा की, लेकिन जब उनके कैदी आए और हमने उनको ट्रायल पे रखा रेड फोर्ट में कि नमूना बना देंगे इन सालों का सबके सामने कि क्या होता है बगावत करने का अंजाम ब्रितानवी सरकार के बरखिलाफ, राइट। जब वो ट्रायल हुई तो बम फट गया साहब भारतवर्ष में। लोगों को पता कि एक आज़ाद हिंद फौज लड़ी थी हमारे लिए, उनके 26,000 लोग शहीद हुए। ये दूसरी बात है कि 26,000 के लिए आज तक कोई वॉर मेमोरियल नहीं बना। लड़ के हम नेताजी का स्टैचू कम से कम इंडिया गेट पे, थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने वहाँ लगा दिया, और अब उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं हम कि साहब वो एक वॉर मेमोरियल खड़ा करिए 26,000 शहीदों का, उनकी शहादत कुर्बानी को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो बात ये थी कि वो जब उसने बोला कि जब यहाँ ट्रायल शुरू हुई भारत में बम फट गया, कलकत्ता में रॉयट, दिल्ली में रॉयट, कराची में रॉयट, लाहौर में रॉयट, मुंबई में रॉयट्स, और इस बारी भीड़, हिंसक भीड़ फौज की क्या कहते हैं, पुलिस की फायरिंग से भी नहीं रुकी, चढ़ते आई। वो लोग हैरान रह गए उस वक़्त के, आप रिपोर्ट्स पढ़िए अंग्रेज़ों की, साहब ये क्या हो रहा है। कहते हैं अब तो हम हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर से, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ ने रिपोर्ट दी कि साहब हिंदुस्तान की फ़ौज बगावत करेगी, और ये 25 लाख है, गोरे सैनिक 40,000, पत्थर भी मारे तो हम मर जाएंगे। फील्ड मार्शल ऑकनले ने कहा कि इज्जत का टोकरा, तशरीफ का टोकरा चुपचाप उठा के चल दीजिए बिफोर यू आर थ्रोन आउट। सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी, ये लोग इंस्ट्रूमेंटल थे। अंग्रेज उनसे इतने डर गए थे क्योंकि उनको फिक्र पड़ गया था कि भारतवर्ष की फौज का रवैया ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पूरा चेंज हो गया है कि साहब हम तो गलत लोग के लिए लड़ रहे थे, ये हमारे दो देश को दबा रहे और हम तो भाड़े के पिट्ठुओं का काम कर रहे थे, असली तो सिपाही भारत के ये लोग थे।
तो भारत की फौज में आक्रोश की लहर पड़ गई थी। उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने रिपोर्ट किया कि हमारे फौज के जवान वर्दी में अटेंड कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के जो वापस आ रहे हैं कैदी, उनकी जो रैलीज हो रही हैं, वेलकम रैली, उसमें वर्दी डाल के आ रहे हैं। कि फौज में गुस्सा भरा हुआ है। और उस वक़्त अंदेशा था कि भाई फरवरी मार्च तक पहला छोटा विद्रोह होगा और जून तक उसके बाद बड़ा भारी विद्रोह होने वाला है। उसने कहा मेरे पास 40,000 गोरे हैं, पूरी एप्रिसिएशन भेजी कि मेरे पास केवल 40,000 गोरे सैनिक हैं, 25 लाख ये हिंदुस्तानी हैं जो वॉर में ट्रेंड है। और पहले उनके पास लीडरशिप नहीं थी 1857 में, अब उनके कोई 25,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, इंडियंस। करियप्पा साहब ब्रिगेडियर की रैंक पहुंच चुके हैं, कोई कमी नहीं है इनको अब मिलिट्री लीडरशिप की। और इसके पहले कि बड़ा विद्रोह हो जाए हमको चल जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वेवल वायसरॉय ने जब ये चिट्ठी भेजी तो वो उन्होंने बोला तुम्हारी पतलून खिसक गई। उसने कहा कि इफ़ हिज मैजेस्टी थिंक्स दैट आई हैव लॉस्ट माय नर्व, इट इज़ योर ड्यूटी टू रिप्लेस मी दिस मिनट, बट यू इग्नोर माय एडवाइस एट योर ओन एक्सट्रीम पेरिल। और साहब हिल गई अंग्रेज सरकार। और वो मतलब संतुलन अभी उनका वापस नहीं आया था कि 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह शुरू हो गया। 80 में से 79 जहाज़ों के ऊपर उन्होंने यूनियन जैक उतारा, तिरंगा चढ़ाया, अंग्रेज अफसरों को पानी में फेंका। मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते वो घूमने लगे। और अपनी तोपें उन्होंने टर्न कर दी कि हमको भी लड़ना आता है, ये मत सोचो कोई अहिंसावादी आंदोलन हो रहा है। और साहब पसीने छूट गए ब्रिटिश सरकार के। उसी दिन बाई सी नहीं बाई एयर उन्होंने ये जो पैथिक लॉरेंस था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी और स्टेट फॉर इंडिया को भेजा, भाई जाके ट्रांसफ़र ऑफ पावर की नेगोशिएशन शुरू कर दो भाई जैसे तैसे, ताकि ये बगावत को रोक दो। ये इस तरह से आपको आज़ादी मिली। और पतलून खिसकी जबकि कुछ यूनिटों के, जबलपुर मेरा शहर जो है, वहाँ पे सिग्नल्स में बगावत हो गई, ईएमई के कुछ यूनिट्स में बगावत हो गई और ये फैलती तो ये इन्फेंट्री यूनिट्स की तरफ जा रही थी। उस वक्त अंग्रेज़ों ने कहा हमको ट्रेलर दिख गया है, राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, वी हैव टू गो। जस्टिस चक्रवर्ती ने पूछा क्लेमेंट एटली से, व्हाट देन वाज महात्मा गांधीज रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और वो कहते हैं, और आई एम कोटिंग, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelt out the words MINIMAL, minimal, कम से कम, नेग्लिजिबल रोल। कोई अपने दुश्मन को इतना बड़ा मीडिया बिल्डअप देता है? नहीं देता। गांधी को क्यों दिया? क्योंकि वो भारत को शांति रख रहे थे। भारत में 1857 की गदर दोबारा ना हो, ये वो इंश्योर कर रहे थे। अंग्रेजों को डर किसका था? रिवोल्ट का, है ना। काट दिए थे 1857 में अंग्रेज, ठीक है साहब। उनको वो नाइटमेयर था कि अगर भारत में बगावत हुई तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो कौन रोक रहा था? एक शांति के पुजारी, एक अहिंसा के पुजारी साउथ अफ्रीका से लगा के हमारे सिर मर दिए। और उनकी वजह से कोई 50-60 साल आपकी जो आज़ादी है वो डिले हुई। वरना ये काफ़ी पहले अगर बोस नहीं होता, अगर बोस और आज़ाद हिंद फौज नहीं होते तो आपको आज़ादी साउथ अफ्रीका को कब मिली थी? आई थिंक 1993 के अंदर मिली। वो भी मंडेला न, वो कहते हैं भाई हम तो चेले हैं महात्मा गांधी के। पूरी दुनिया में इनका बवाल बवंडर खड़ा था कि ऐसा तरीका है अंग्रेज़ों से लड़ने का, यही हम पसंद करेंगे, यू नो। उन्होंने अगर इस पे चले होते गांधीवाद पे तो 1980-1990 की दशक तक हम गुलाम होते साहब अपने दुश्मनों से, जो कि जल्लाद कमीने, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरे से चीरा गया है हमारे लोगों को। हाँ, आरे नाल चिराए गए, ततियाँ देगा इच जलाए गए, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी। आरे से चीरे गए थे हमारे भाई मतीदास, सतीदास, और उनके छोटे भाई को देगची में
उबाल के मारा था, तीसरे को वो लपेट के वो क्या कहते हैं रुई में तेल में रुई रुपई उसको जिंदा जलाया था। ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ अहिंसा, इट इज कॉवर्डिस, इट इज अ सिन, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यू हैव टू फाइट टू डिफेंड योर पीपल, टू डिफेंड योर वुमेन, टू डिफेंड योर ऑनर। इतना हमारे साथ हुआ, तब हमने जाके शस्त्र उठाए, और वो भी केवल नेताजी बोस ने उठाए थे, जिसकी वजह से आप आज़ाद हुए। नहीं तो रहते आप गुलाम अहिंसा करते हुए, बिल्कुल चरखे चलाते हुए। क्योंकि नोआखाली में जब जेनोसाइड हुए थे सर, उस समय गांधी के एग्जैक्ट शब्द हैं जो पेपर्स में भी छपे थे कि इफ़ अ मुसलमान कम्स इफ़ ही ट्राइज टू किल यू, या आपकी बहू बेटी का रेप भी करना चाहते हैं, हिंसा करते हैं, लेट देम डू इट, क्योंकि आपका कर्तव्य है हाथ कि जोड़ के खड़े हो हाथ जोड़ के जाइए। खड़े रहिए, करने दीजिए। सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ मैन दैट ही वाज। पर ठीक है सर, इतिहास में जो हुआ वो तो हुआ, और इतिहास के बारे में जितनी बात करेंगे उतना कम है। बट सिंस वी नो, उतना कम नहीं है। दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। करेक्ट। ये रेपिटेशन हो रही है, सब नए गांधी बन रहे हैं अब। अब नए गांधी आए तो सर एक ही स्टेट से है ना, तो प्रोबेबली वो पानी वहाँ का उस तरीके का इम्पैक्ट डालता होगा। बट चूंकि समय काफ़ी हो गया सर, बट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स मोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। जैसे मैंने बोला सर, इतिहास के बारे में और भी बात करनी है, आर्म फोर्सेस के बारे में बात करनी है, फुल सब्जेक्ट इटसेल्फ। इन द नेक्स्ट सेशन कभी जल्दी जब आपको समय मिलेगा तब करेंगे। बट अभी जो आप 2 कार्य कर रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा चाहता हूँ कि आप विस्तारपूर्वक बताएं। एक चाइना से रिलेटेड कैलाश मानसरोवर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से, उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि वो व्हाट लेड टू इट और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री नो दैट पिछले 5 सालों से चीन ने हमारे सबसे पवित्र पावन तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर पर हमारे हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों की यात्रा, इंडियंस की यात्रा रोक दी है। वीज़ा परमिट नहीं दे रहे हैं वहाँ जाने के लिए, बंद कर दी है बिल्कुल। और हमारा सबसे पवित्र धाम कैलाश मानसरोवर है जी। ये किसी अवतार का भी धाम नहीं है, तो स्वयं भगवान का धाम, सदा शिव का धाम है। ये सबसे पवित्र पावन स्थल है। बट बात वहीं तक सीमित नहीं है साहब, वहीं तक सीमित नहीं है। वो तो एक सिविलाइजेशनल इशू है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चीन ने तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा किया। उसके बाप का नहीं है तिब्बत, कोई क्लेम नहीं है। हिस्टोरिकली आप हिस्ट्री स्टडी करें, इट डज नॉट जस्टिफाई द क्लेम्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी रीओपन किया है ये इशू। कौन कहता है तिब्बत चीन का हिस्सा है? सब लोगों ने, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी दिखाई चीन ने तो सब लोग, हमारे भारत शामिल, सब लोग दुम हिला के शामिल हो गए, हाँ जी साहब आप ही का है। और जब वो आए तो सरदार पटेल ने उस वक़्त 1950 में नेहरू जी को चेताया था कि बहुत खतरनाक है हमारे लिए जवाहरलाल, बहुत खतरनाक है चीन का यहाँ आना, पाकिस्तान वेस्ट में, चीन यहाँ, हमारी तो राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी तैसी हो गई है, वी शुड हैव फॉट फॉरवर्ड। फिर वही रक्षात्मक नहीं साहब, हम तो गिव रिकॉग्निशन कि हाँ चाइना का पार्ट है तिब्बत। ना सिर्फ रिकग्निशन दी साहब, चीन को अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे दी, जो अभी तक आपको नहीं मिली, और अब चीन रोक रहा है। चीन रोक रहा है। आपने तो दे दी ना साहब, चीन रोक रहा है, हर किस्म से तंग करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं, चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब के डिज़ाइन दिए, फिर पहले 4 न्यूक्लियर बॉम्ब का यूरेनियम दिया, फिर पाकिस्तान का पहला बॉम्ब पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हुआ था, चीन के शिंजियांग लॉप नॉर में टेस्ट हुआ था। 80% हथियार, टैंक्स, तोपें, जेट फाइटर, सबमरीन्स पाकिस्तान की जो फौजों में हैं वो चीन से आ रही। चीन उकसा रहा है पाकिस्तान को कि इनको तंग करके रखो, सिर ना उठा सके, मेरी तरफ देख ना सके। ठीक है, वो फसाद की सब जड़ चीन है। नेपाल में वो गदर कर रहा है, कम्युनिस्ट सरकार बिठा दी है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, हमने सेल्फ गोल किया पिछले सरकार के समय में, और वहाँ पे हमने हिंदुओं राजा को हटाकर वहाँ पे तो कम्युनिस्ट बिठा दिए कि हमारे बड़े सक्के होंगे, जेएनयू में पड़े हुए हैं, वो सक्के हो गए, उसने बता दिया किसका सक्का है वो। ठीक है साहब, श्रीलंका में गदर, मालदीव्स में गदर चीनियों का, म्यांमार में गदर चीनियों का, अफगानिस्तान में छेड़खानी, पाकिस्तान में छेड़खानी,
62 में हम पे डायरेक्ट हमला किया, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख के छीन लिए, ठीक है। फिर 2020 में आ गया, फिर जाड़वान की हड़प हुई। आप तो कह रहे उसको थोड़ा झटका लगा कि ये बदली हुई फौज है, बदली हुई सोच है, तभी हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए जैसे देखिए अभी तक जब कश्मीर की बात होती थी तो वो पाकिस्तान कब कश्मीर दे रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। अब क्या बात है, पीओके कब दे रहे हो। नैरेटिव बदली हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब यहां भी चीन के साथ भी नैरेटिव बदली करने की जरूरत है। ये 30 गांव हमने चीनी नाम दे दिए हैं, तो हम भी 30 गांव चीनी नाम। वी क्वेश्चन योर क्लेम्स टू टिबेट एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। ये जो मैंने कैंपेन शुरू किया है, ये यही एक क्या कहते हैं, जागरूकता लाने के लिए कि अनफ इज अनफ साहब। काफ़ी हमने सह लिया है इनका दबदबा, इनका दबाव। और ये वो अगर ये 1.38 बिलियन है तो हम 1.4 बिलियन है। ये बूढ़े हो रहे हैं, इनकी आबादी हमारी यंगर हो रही है। अगर लड़ाई की बात हुई हम तुम्हें ऐसी की तैसी लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन शायद आपको जब तक युद्ध, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। एग्जैक्टली ठीक है साहब, आपको भी आक्रामक तेवर दिखाने होंगे, आपको भी रक्षात्मक होने से बचना होगा कि हम तभी कुछ करेंगे जब तुम कुछ करो। वाई शुड वी वेट, वाई शुड वी गिव यू द इनिशिएटिव? सब इनिशिएटिव तुम्हारा है। आज यहाँ छेड़ो, आज वहाँ उंगल करो, कल अरुणाचल में करो, फिर हिमाचल में करो, फिर यहाँ करो। मतलब आप चूज करोगे, आप चूज करोगे हाउ वी विल फाइट। कि नहीं साहब, हम वो लाएंगे बेसबॉल बैट जिसमें कंटीली तार होगी और कील होगी, उससे मारेंगे तुमको भी वही चीज लानी होगी। तेरे बाप का राज है, हथियार नहीं है हमारी फौज के पास, इस्तेमाल करो और मारो अगली बार ये कुछ करते हैं। तो मतलब इनको एक थोड़ा सा वेकअप कॉल देने की बहुत जरूरत है। ये वही वाला पॉइंट हमारा आ गया जो हम शुरू में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट बीइंग रक्षात्मक और प्रोएक्टिव और डिफेंसिव। exactly. अभी तक हम डिफेंसिव रहे हैं, जैसे हम पानीपत में रहे थे और हम हारे हैं। आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट मेटा नैरेटिव। इंडिया विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, इंडिया विल नॉट वेट फॉर यू टू डू समथिंग एंड देन ओनली रिएक्ट टू इट। और ये वो ये अब वी विल गिव यू टिट फॉर टैट। आप अगर कश्मीर में हमें छेड़ सकते हो, टेररिस्ट को जब हम यूएन में केस ले जाते हैं तो आप उनको डिक्लेयर करते हो कि नहीं टेररिस्ट नहीं है, देन आई थिंक यू नीड टू पे अ प्राइस। आप बेल्ट रोड बनाते हो तो भारत की टेरिटरी के थ्रू, चीन तो पूरा अपना, तिब्बत तो पूरा हड़प लिया आपने, अब वो भी हड़पना चाहते हो। दिस इज माई हम्बल प्ली एंड आई एक्चुअली लीव इट देयर। दूसरे कैंपेन की भी इफ यू हैव द टाइम आई कैन। बिल्कुल सर, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि मुझे पहाड़ों में घूमना काफ़ी पसंद है सर। मौसम जैसे दिल्ली में तो हम कंक्रीट देखते हैं, पहाड़ों में जंगल दिखाई देते हैं, दिल को अच्छा लगता है देख के, फोटोज़ देख के लगता है कि इनफैक्ट आई एम गोइंग देयर डे आफ्टर टुमारो। कुल्लू जा रहा हूँ मैं एक और शूट के लिए। पर तपोवन के बारे में बताइए सर, बिकॉज दैट इज़ एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, जानवर सड़क पे ऐसे मरते हुए दिखाई देते हैं हमें, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करना शुरू किया तपोवन से। देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक यथार्थ है जी, एक यथार्थ है। इस साल हमने देख ली 50 डिग्री तो टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया था, 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। 56 तक गया था एक कहीं पे। आई थिंक इट वाज इन इंदौर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर हो सकता है मैं गलत हूं, पर शायद इंदौर में 52 मेरे को बताया गया है, बट आई मीन 56 इज द हाईएस्ट इस बार जो रिकॉर्ड हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी। 2% डिग्री राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर कैन लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, राइज इन सी लेवल्स। सारे आइलैंड बांग्लादेश के कोस्टल एरिया डूब जाएंगे, क्लाइमेट रिफ्यूजीज भर जाएंगे आपके देश में, कोई तार नहीं रोक सकेगी उनको। ठीक है साहब, आपके हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। चीन ने तिब्बत क्यों पकड़ा? इट इज द वाटर टावर ऑफ एशिया। 10 of our major rivers come from Tibet. Out of 10 Asian major rivers, 9 come from Tibet. सिंधु नदी वहाँ से आती, गंगा वहाँ से आती, यमुना वहाँ से आती, ब्रह्मपुत्र वहाँ से आती, उनकी सहायक नदियाँ सब वो पहाड़ों के ग्लेशियरों से आ रही। ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। आपका साहब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे पेस्ट और वायरसेस बढ़ेंगी, मलेरिया बढ़ेगा। ठीक है साहब, आपकी तो त्राहिमाम बिल्कुल सामने आपके प्रलय है अगर आप नहीं रोके। भारत की सभ्यता को फॉरेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिविलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट।
as opposed to the Abrahamic religions of the desert. As opposed to the Abrahamic religions of the desert, आपकी जो सभ्यता है वो फॉरेस्ट सिविलाइजेशन है। हमारे ऋषि मुनि हमारे गांव शहर कस्बे छोड़कर जंगलों में जाके आश्रम बनाते थे, क्योंकि जंगलों में वो बोलते हैं वनस्पतयः शांति, द ट्रीज एंड द प्लांट्स गिव अस, द प्लांट्स गिव अस पीस, द ट्रीज गिव अस ट्रैंक्विलिटी। सो अब जैसे आप गर्मी की मार से जाना चाहते हैं पहाड़ों में, अभी लैंड्सडाउन से वापस आया हूँ, मैं भी पहाड़ों ये इस त्राहिमाम से बचने ऊपर पहाड़ों में गया था। तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एंड व्हाट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू? प्लांट ट्रीज, क्रिएट फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट सीक्वेस्टर कार्बन, फॉरेस्ट एक्सूड ऑक्सीजन, दे कूल द टेम्परेचर, they bring down the global temperature, they will save you from global warming. So if we want to go back to our roots are in the Vedas. पुराण तो बाद में आए जी। टेम्पल्स बनने हमारे मिडिल एजेस में शुरू हुए, वो भी हमने ग्रीक से कॉपी किए। हमारे टेम्पल्स शहरों के बीच में थे, तो लोगों ने ऋषियों मुनियों ने जंगल जाना बंद कर दिया, अब वो टेम्पल्स में बैठने लगे। वहाँ शोर शराबा ही, वहाँ सबसे ज़्यादा गंद आपको अनफॉर्चुनेटली हमारे टेम्पलों के आसपास मिलेगा। कीचड़ गोबर, मतलब वहाँ भर दिया है बिल्कुल। सो देयर इज़ अ नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स इन द वेदास, गो बैक टू द फॉरेस्ट। हाउ डू यू गो बैक टू द फॉरेस्ट? कोई 20% फॉरेस्ट कवर रह गया, अगर हम सब वहाँ पहुँच गए तो साहब वो भी खलास हो जाएगा। सो हाउ डू वी डू इट? एक सोल्यूशन ये है तपोवन। एक जापानीज टेक्निक है टू क्विकली जनरेट फॉरेस्ट्स, उसको कहते हैं मियावाकी। उसको हमने अध्ययन किया और हमने अब एक एनजीओ के साथ कंबाइन किया है जिसने 300 मियावाकी फॉरेस्ट इस देश में उगाए हैं। ओके। तो हमारा देशवासियों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं हर गांव में एक फॉरेस्ट पैच क्रिएट करिए, हर छोटे शहर में कोई 4 या 5 फॉरेस्ट पैच क्रिएट करिए, हर बड़े शहर में 10, 20, 30 फॉरेस्ट पैच क्रिएट करिए। ठीक है साहब, आप ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, आप हीट को कम करेंगे, कूल करेंगे, और जो मेंटल टेम्परेचर है उसको भी डाउन लाएंगे। ठीक है साहब। और इसके चलते मेरा सुझाव ये है कि जैसे तपोवन हुआ करते थे, 3 टाइप के वन होते थे पहले, महावन, श्रीवन, तपोवन। महावन तो जैसे छत्तीसगढ़ के जंगल की, मतलब जाओ तो खो जाओ, इतना घना जंगल की उसमें धा से काट के अंडरग्रोथ जाना पड़ता है, बर्मा के जंगल जैसे हम लड़े थे जहाँ पे। दूसरा है श्रीवन, हर गांव के पास या 2 गांव के बीच में एक फलों का ऑर्चर्ड्स, मैंगो वगैरह ये सब हैं, मैंगो, लीची, शीची, सब फल के और मेडिसिनल प्लांट्स, जिसको बेचकर धन मिलता था, तो इसको बोलते थे श्रीवन। और एक तीसरे किस्म का फॉरेस्ट होता था तपोवन, वो उतना घना नहीं होता था जितना कि महावन होता था, जहाँ पे शेर चीज़ें छुप के आपके ऊपर वार करते, खुला थोड़ा स्लाइटली ओपन फॉरेस्ट, वहाँ पे आश्रम बनाए जाते थे। वनस्पतयः शांति, वहाँ शांति मिलती थी। तो प्लीज़ ये तपोवन जहाँ भी हैं वहाँ उगाइए। आप क्लाइमेट वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, क्लाइमेट चेंज से बचेंगे, दुनिया को बचाएंगे, और आप अपनी रूट्स पे वापस जाएंगे। तपोवन के ठीक बीच एक छोटा सा हॉल क्रिएट कर दीजिए, मेडिटेशन का, ध्यान का, योग। वहाँ जाके मेडिटेशन करें, मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो मौन रखें, शांत वातावरण करें। ये मेरा अनुरोध है भारत की जनता से। और वो जो ट्रीज़ जो हैं, प्लीज़ ओन देम अप। ट्री प्लांटेशन तो अब फैशन हो गया है, फोटो ऑप होता है, मट्टी निकाली जाती है, पानी डाला जाता है, दैट इज द लास्ट सीन ऑफ द ट्री। 2 महीने बाद वो सिकुड़ के मर गया होता है। तो ये भी देखा है सर, लगे हुए पौधे को उखाड़ के फिर उसको डाल दिया जाता है। यू सी, तो वी नीड टू टेक दिस सीरियसली। और क्योंकि इसका रिलीजियस कॉनोटेशन है, अगर आप रिलीजन को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि भारतीय मूल जो सभ्यता है वो फॉरेस्ट सभ्यता है, तो लोग इसमें फिर एक पर्सनल स्टेक होगा टू लुक आफ्टर दोज प्लांट्स, लुक आफ्टर दोज फॉरेस्ट, क्योंकि फिर तभी जाके वो वन आएंगे। तो अगर दिल्ली जैसी जगह में करना हो, सो वुड पार्क्स बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इट? ऑफ कोर्स है। यू सी, आपकी रिज तो ऑलरेडी है जी,
रिज में है, वी नीड टू क्रिएट मोर रिजेस, वी नीड टू क्रिएट मोर स्मॉलर फॉरेस्ट पार्क, यू नो, बिकॉज ये जापानीज टेक्निक इसलिए शुरू हुई थी कि जापान के शहर बहुत घने हैं, उनमें हार्डली स्पेस है, कहता है जहाँ छोटा सा स्पेस है उसमें भर दो ट्रीज, वो बड़े थिक प्लांटेशंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उतना थिक ना करिए, आप थोड़ा थिन करिए ताकि उसमें थोड़ा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो और लोग सुबह की वॉक ले सकें, लोग जाके बैठ सकें, लोग जाके योगा कर सकें, आसन ले सकें, शांत हवा में तो सांस लें। करेक्ट। तो जैसे कि आपकी रिज है, यू नीड फार मेनी मोर पार्क्स, उनको हम तपोवन कह रहे हैं कि तप के छोटे छोटे वन, जेन गार्डन जैसे होता है उसमें बना दीजिए, पानी बहा सकते हैं तो वो कहते हैं ना पानी की ध्वनि बड़ी सूदिंग होती है, करलव ध्वनि, कल जो ध्वनि होती है वो बहुत सूदिंग होती है। तो इफ़ यू कैन हैव अ लिटिल जेन गार्डन विद अ मेडिटेशन हॉल, नथिंग, कोई किसी प्रतिमा मत रखिए भगवान की, आप केवल वहाँ जाके बैठिए, कोई भी धर्म के लोग, लेकिन ध्यान करें, मौन रखें, शांति रखें, चुप्पी रखें। कुछ धर्म के लोग सर फिर भी सड़क पे ही रहेंगे अंदर नहीं जाएंगे। बट एनीवे सर, इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करने की कोशिश करते हैं सर। जैसे मैंने बोला कई और चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे फ्यूचर में जब भी आप समय देंगे हमें। कोई भी आप अगर मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, लोगों को, इन रिलेशन टू नेशनैलिटी, फॉरेस्टेशन, एनीथिंग व्हाटएवर यू फील। नहीं, देखिए एक तो मैं ज़रूर ये मानसरोवर कैलाश का लोगों को एक ये आह्वान देना चाहता हूँ कि साहब हमारी भारतीय सभ्यता का वेदों के मुताबिक उदय हुआ था तिब्बत में। जब वो ग्रेट फ्लड आया था तो मनु अपनी किश्ती लेके सबसे ऊंचा स्थान जो ज़मीन का जो समुद्र के ऊपर था, बाकी सब डूब गया था, ये हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार था, तो वहाँ वो आए। भारतीय सभ्यता का मूल उदय तिब्बत के पठार में हुआ है। जैसे जैसे पानी नीचे गया, वो गंगा नदी की धार पकड़ के, सरस्वती की धार, ब्रह्मपुत्र की धार, यमुना की धार पकड़ के वो लोग नीचे आए और भारत के प्लेन्स में सेटल हुए। ये वेदों में लिखा है। कैलाश मानसरोवर में मानधाता पौराणिक काल में जाके वहाँ पे किया था। इट वाज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिक सिविलाइजेशनल स्पेस। जब से तिब्बत के ऊपर कब्जा हुआ है, अब हमारे लोग पिछले 5 साल से रोक दिया है कि जा भी नहीं सकते, झांक भी नहीं सकते, और वहाँ से वो हमारा एरिया लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ इट इज़ टाइम टू गिव इट बैक। वी मस्ट सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ टिबेट। बेचारे शांति प्रिय लोग थे, अहिंसा का कितनी बड़ी कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो इन लोगों ने चुकाई है। बिल्कुल, तिब्बत के लोगों ने। आज उनके मॉनेस्ट्रीज वर बॉम्ब्ड, तोपें चलाई गई, उनके लामास को मर्डर किया गया, उनकी नन्स का रेप हुआ। 1 मिलियन टिबेटन्स हैव बीन किल्ड। बाकी 70,000 तो हमारे यहाँ धर्मशाला में। उन्होंने केवल अपनी संस्कृति बचाई है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति चीन ने सब ख़त्म कर दी। उनके बच्चे भी जाके चीन में पढ़ा रहे, ट्रेन कर रहे हैं, ताकि अपनी भाषा भूल जाएं, माँ बाप भूल जाएं और बस वो शी जिनपिंग के गुण गाएं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू कंटेस्ट दैट एंड गिव इट बैक टिट फॉर टैट टू चाइना फॉर इट्स एग्रेशन। अहिंसा अहिंसा हिंसा की बड़ी बात हो रही थी हमारी पार्लियामेंट में। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि ज़रा समझिए इन द सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, जो सिविलाइजेशन को बार बार मार पड़ी है उसे अपनी रक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और वो आप अहिंसा से नहीं हो सकते। वो स्लोगन्स बड़े अच्छे हैं, तिब्बत ने क्या कीमत चुकाई है अपनी अहिंसा की, आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। डोंट बिकम द नेक्स्ट टिबेट, ठीक है। ये जो बड़े बड़े सेडक्टिव स्लोगन्स जो पार्लियामेंट में हम सुन रहे हैं, उसी कि हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंदू हिंदू, भाई साहब हम बहुत भुगत चुके हैं अहिंसा के नाम पे, बहुत भुगत चुके हैं। अब हम अपना बचाव करना चाहते हैं। हमारी बहू बेटियों की इज्जत अहिंसा के नाम पे बिकाऊ नहीं। हमारे मंदिर, हमारे शिवालय वो बिकाऊ नहीं है। एनीबडी हु ट्राइज नाउ हिंसा करने का, ही विल गेट हिंसा बैक विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। लॉन्ग ओवरड्यू, लॉन्ग ओवरड्यू। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो कि जिन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा कि अहिंसा की हमको क्या कीमत देनी पड़ी ऐसे दरिंदों के साथ। हाँ, जो जैसे बौद्ध लोग हैं उनके साथ अहिंसा की बात करना शोभा देता है। वो बेचारे, उनसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको, तिब्बतियों से अच्छे। लेकिन ऐसे दरिंदों के साथ जो हमारे बॉर्डर के इस पार और जो उस पार है, दे नीड टू बी स्पोकन इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड।
बिल्कुल। तो अहिंसा के सरमन्स थोड़े कम किए जाएं और रक्षात्मक, जिसमें कि ऑफेंसिव पद्धति हो, ऐसी सुरक्षा जिसमें ऑफेंसिव एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इजराइल के जैसे। वी नीड टू गिव इट बैक। ज्यूज ने भी बहुत सहा, उनका भी होलोकास्ट हुआ था, वो भी कहते हैं कि उनके 6 मिलियन ज्यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म। अगर आप हिसाब लगाएं, ये जो 10वीं सदी से लेकर 16वीं तक आपके 100 मिलियन हिंदूज हैव बीन स्लॉटर्ड, किल्ड, रेप्ड, मर्डर्ड। अब आप अहिंसा की बातें शोभा नहीं देती ऐसे लोगों के साथ। अहिंसा उन्हीं के लिए जो सज्जन है। सर, पुराण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी बीवी के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया। अपनाया कि नहीं? हमारे यहाँ पे तो लाखों महिलाओं का रेप हो चुका है। गर्भवती महिलाओं को काट के उनके पेट से बच्चों को निकाल के मोपला में कुएं में फेंका गया। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल ये अब मतलब ऐसे लोगों के साथ, देखिए महाभारत का ही वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, ये शांति पर्व का है, और इसको लोग रिपीट कर कर के नहीं थकते। केवल पहला हाव, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, एग्जैक्टली, ये दूसरा हिस्सा है। लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा जायज है, वो कोई नहीं बोलता। और ना करना कायरता है। कॉवर्डिस का पाठ मत पढ़ाइए, ठीक है? हिंसा होगी उनके खिलाफ जो करते हैं, और ज़्यादातर हिंसा देश के भीतर नहीं, देश के बाहर होनी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान है, उससे लड़ो। अभी भी वो मारे हैं उन्होंने हमारे लोग जो रियासी में जा रहे थे। क्या फॉल्ट था कि हिंदू है कि भारतीय है, मीक है, मर जाएगा तो कोई किसी को फर्क नहीं। गली के कुत्ते हैं, नाली के कीड़े। 52 की बस थी साहब, ये तो किस्मत अच्छी है कि वो जो 9 मार डाले, और जो बाकी घायल थे जो निकल रहे थे बस से, उसको वो आके एम ले लेके मार रहे थे। तो किसी अकलमंद ने उनको बोला कि चुपचाप मरे हुए लेटेंगे, एक्टिंग करो, नहीं तो 52 मारे जाते, 52 के 52। ये कोई उपलब्धि है साहब? जो आए, हिंदूज आर फॉर द किलिंग, कोई कुछ नहीं कहेगा, अहिंसा ही बोलेंगे आपको। आई एम सॉरी, दैट नीड्स टू चेंज। बिल्कुल सर। एंड द फोकस मस्ट नॉट बी इनवर्ड, नॉट ऑन आवर ओन मुस्लिम बट आउटसाइड, जहां फसाद की जड़ है। पाकिस्तान में है, सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, वो खड़े क्यों है? माय सिंपल क्वेश्चन, किस अहिंसा के नाम पे वो बचे हुए हैं? वो कंटिन्यू किलिंग। चीन है प्रॉब्लम, वो चैन की सीटी क्यों बजा रहा है तिब्बत के अंदर? क्योंकि पता है हम रिएक्शन नहीं करेंगे, चल रहा है जैसे। एक्शन नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन तो अपने देश में अपने करेंगे, देश में चलेगा। एक्शन नहीं करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं होंगे कभी। इट नीड्स टू चेंज। हम प्रोएक्टिव हुए, पीओके के मामले में नैरेटिव बदली हो गया। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव अबाउट तिब्बत। सर, होपफुली थिंग्स चेंज सर। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉमिस, मतलब रिक्वेस्ट समय से बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। पर जाने के पहले आपसे वादा चाहूँगा कि ये सेशन हमारा पिछले 1.5 साल हो गया, पिछले सेशन, और इसमें आगे इतना लंबा गैप नहीं होगा। होपफुली जल्दी आप दोबारा समय देंगे। पर आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय